हेलो बच्चों, हमने कल किया था मैट्रिक्स के अंदर माइनर्स और कोफैक्टर्स। माइनर्स कोफैक्टर्स हम निकालना सीख चुके हैं। आज हम सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बस फॉर्मूला ध्यान से सीख लो। जितने भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपसे सोल्व हो जाएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूलेज है, वो आपको याद होने चाहिए हमेशा। एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए है उसके एडजॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के नाम से। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं? मैंने आपको सारे कोफैक्टर निकालने सिखाए थे। उन कोफैक्टर को आप लिख लो ऐसे कैसे, जैसे स्मॉल ए वन का कोफैक्टर मैंने क्या बताया था, कैसे लिखते हैं? कैपिटल ए वन वन से लिखते हैं, फिर ए वन टू, फिर ए टू वन और ए टू टू। मान लो 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और हमने इसका क्या निकालना है? एडजॉइंट। पहले कोफैक्टर निकाल लो और फिर उसका क्या कर दो बच्चों? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रो में चेंज कर दो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ए मैट्रिक्स है, मान लो हमारी 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं और आपको निकालना क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान से समझना, फिर चाहे 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, चाहे 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, तरीका सेम रहेगा। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? कोफैक्टर। A11। A11 क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A11 होता है ना। तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या बच गया? 4। बट बाहर क्या आएगा? -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1। तो -1 की पावर 2 तो +1 होता है, यानी कि कितना आ गया? 4। A12। A12 क्या होता है अपना? कोफैक्टर ऑफ स्मॉल A12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बच गया? 3। लेकिन बाहर साइन क्या आएगा? -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 यानी कि 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? -3। ऐसे ही आप A21 निकाल लोगे, कोफैक्टर ऑफ A21। तो आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आ जाएगा, बाहर -1 की पावर कितनी आएगी? 3। 3 कौन सा? ये 2 और 1 का एडिशन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपना? -2। A22, फिर वही कोफैक्टर ऑफ कैपिटल A22 स्मॉल A22 का कोफैक्टर। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आ गया और बाहर -1 की पावर कितनी है? 4। ये अपने सारे कोफैक्टर आ गए। हमें क्या लिखना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बताओ? एडजॉइंट ऑफ ए सारे कोफैक्टर लिख लो। A11 A12, पोजीशन अपने आप चेंज नहीं करनी। और लिखने के बाद इसका क्या निकाल दो? ट्रांसपोज निकाल दो। क्या हो गया अपना? 4 -3 -2 एंड 1। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चाहे अब 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लेना, चाहे 2 by 2 ऑर्डर का, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, कोफैक्टर आपको निकालने आते हैं, वो सारे कोफैक्टर लिख के और फिर क्या निकालना है आपको? उसका ट्रांसपोज निकालना है। वो आएगी अपनी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सिर्फ ये 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए वैलिड है ये रिजल्ट। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या निकालने का? एडजॉइंट निकालने का। शॉर्टकट टू फाइंड एडजॉइंट। लेकिन फिर मैं आपको बोल रहा हूँ ये शॉर्टकट सिर्फ 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, 3 by 3 में ये काम नहीं करेगा। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैं लास्ट मैट्रिक्स ही ले रहा हूँ, इसका आपको निकालना है एडजॉइंट। तो आप सीधा क्या करना, डायगोनल एलिमेंट जो है ना, डायगोनल एलिमेंट ध्यान से देखो, डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं? 1 और 4 है ना। आप इनको इंटरचेंज कर दो, यानी कि जहाँ 1 है उसकी जगह 4 लिख दो, जहाँ 4 है उसकी जगह क्या लिख दो? 1 लिख दिया आपने। उसके बाद जो बाकी दोनों एलिमेंट बच गए ना, उनके साइन चेंज कर दो। प्लस का 2 है तो माइनस का 2 कर दो, +3 है तो -3 कर दो। बस यही हमारा क्या है? एडजॉइंट। देखो पिछले पेज से मिला लो आप, दोनों का आंसर सेम है ना। तो ये 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का आपका शॉर्टकट है। ठीक है, आप समझ गए। अब एक प्रॉपर्टी लिख लो। अब आप लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का अगर आपको निकालना है तो मैं उसकी कुछ आपको प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स ए उसकी मल्टीप्लाई कर दो उसके एडजॉइंट से, या एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई कर दो उस मैट्रिक्स से, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखो इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है ना, आपको पता है। ए बी अलग मैट्रिक्स होती है, बी ए अलग मैट्रिक्स होती है। बट अगर एडजॉइंट ऑफ ए है तो चाहे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। और एक बहुत स्पेशल मैट्रिक्स आएगी, क्या सी? डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू I3। क्या आएगी बच्चों? डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू I3। I3 का मतलब अगर मान लो ए 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है 1 2 5 6 और आपसे निकालने को कहा गया फाइंड
आपको कहा गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करो। देखो एक बच्चा तो क्या करेगा, पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेगा, फिर उसकी ए के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें तो फॉर्मूला पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। और इसका डिटर्मिनेंट बताना आप मेरे को, 6 माइनस 10 यानी कि -4। तो पता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई का मतलब 1001। तो आंसर कितना आ गया, -400 -4। देखो ये प्रॉपर्टी आपको पता थी ना, तो आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप निकाल भी सकते हो। आप करना एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का, मैंने आपको शॉर्टकट बताया ना, 6 1 -2 -5। अब आप निकालो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए मैट्रिक्स लिख लो 1 2 5 6 इंटू इसका एडजॉइंट 6 -2 -5 1। अब आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी आती है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करो पहले किससे बच्चों, फर्स्ट कॉलम से। तो कितनी आएगी बताओ, 1 की 6 से करोगे, और फिर इसमें एक स्टेप आगे बढ़ा करो, इसमें एक स्टेप नीचे आया करो, 2 की -5 से करोगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की -2 से और 2 की 1 से, ये आ गया आपका। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 30 -30, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -10 + 6। तो देख लो आंसर कितना आ गया, -4 0 0 -4। अब आप खुद बताओ, ये दोनों आंसर सेम है ना, तो आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस सिर्फ इस प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको, इस प्रॉपर्टी का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि रिवर्स हो जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, तो ए बी निकालने की जरूरत नहीं आपको, एडजॉइंट ऑफ बी को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, वो एडजॉइंट ऑफ ए बी आ जाता है। थर्ड, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, देखो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसका एडजॉइंट निकालो, या किसी मैट्रिक्स का पहले एडजॉइंट निकाल के फिर से क्या कर दो, उसका ट्रांसपोज कर दो, दोनों का एक ही मतलब है। फोर्थ प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का, ये मेरी बात ध्यान से समझना। डिटर्मिनेंट क्या निकालना है बच्चों आपको, एडजॉइंट ऑफ ए का। तो क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की जरूरत नहीं है आपको, मैं कहता हूँ आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो और इसकी पावर कर दो कितनी, n-1। ये n क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा ये जो है ना प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर आपको एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसके लिए एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स ए की डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर कर दो, जितना ऑर्डर है उससे एक कम पावर कर दो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसी में मेरी बात ध्यान से सुनना, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, देखना, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो आपको पता है क्या करना है, ये तो लिखना ही लिखना है, ये चीज तो आपको लिखनी है, साथ में इसकी पावर, एडजॉइंट कितनी बार यूज हुआ है, 1 2, तो इस n-1 की पावर कितनी कर दो बच्चों, 2 कर दो, ठीक है। जैसे मैं कहूं, अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 तो लिखनी है, n-1 की कितनी पावर करोगे, 1 2 3, n-1 का क्यूब, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बहुत बार हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। 5 प्रॉपर्टी होगी, छठी प्रॉपर्टी लिखो, आपको निकालना हो एडजॉइंट ऑफ के ए। के क्या होता है, कोई भी बच्चों रियल नंबर होता है, के क्या होता है, कोई भी रियल नंबर होता है। तो आप ये मत कर देना कि सीधा के बाहर निकाल के और एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, ये गलत हो जाएगा। के बाहर तो आएगा, बट पावर आएगी, कितनी पावर आएगी बच्चों, n-1। फिर वही बात, n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, मैं आपको एक साथ लिखवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम आएगी आपके सारे, ये लिख लो आप, ठीक है। मेन प्रॉपर्टी एडजॉइंट की ये होती है, बाकी एक दो जो रहेगी वो मैं जैसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा ना, तो क्वेश्चन के जरिए आपको समझा दूंगा। ये हो गया पूरा काम अपना एडजॉइंट का। अब आप लिखो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, क्योंकि पहले सारे कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है ए इनवर्स से, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स निकलता कैसे है, एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने निकाला है ना, एडजॉइंट ऑफ ए जो आपने अभी मैट्रिक्स निकाली है, उसको डिवाइड कर दो एक नंबर से, कौन से नंबर से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, किससे बच्चों,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ये अपना क्या होता है, ए इनवर्स होता है। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? आप खुद सोचो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तो फिर इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? इसका मतलब क्या हुआ, आप दो डेफिनेशन लिख लो, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, कि किसी मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोलेंगे और नॉन सिंगुलर कब बोलेंगे। तो बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन होती है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, जीरो, अगर बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ जाए तो उस ए मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो ना आए तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। नहीं आया जीरो तो नॉन सिंगुलर, आ गया तो सिंगुलर। तो अब आप मेरे को एक बात बता दो कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर ये कह लो इफ ए इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि अगर ए नॉन सिंगुलर होगी तभी तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा ना। ठीक है, ये हो गया। तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए आपकी मैट्रिक्स क्या होगी बच्चों, नॉन सिंगुलर होगी। ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। अच्छा, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्या होती है ये, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट्स देन ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि जिस मैट्रिक्स का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप एक बात बता दो ऑब्जर्व करके, मैं कहता हूं जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी, जो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगी तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा मतलब मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। तो सबका एक ही मतलब है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टिबल होती है। क्यों? क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इन्वर्टिबल कहलाएगी। अब बात आती है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाले। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 5 और मान लो 12 है। पहले तो सबसे पहले आप क्या निकाला करो, इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट की तो जरूरत पड़ेगी। वो कितना आ गया बच्चों, 2। अब मैंने क्या बताया आपको, एडजॉइंट निकालो, और एडजॉइंट 2 by 2 ऑर्डर का निकालने का अपने पास क्या होता है, शॉर्टकट होता है। ये आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं ए इनवर्स। क्या होगा बताओ, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, इसको डिवाइड कर दो किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना, 2, 1/2 इंटू एडजॉइंट। तो 2 से इसको क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया अपना, ए इनवर्स। सेम तरीके से आप 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे, सारे कोफैक्टर निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकलेगा, फिर एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, ए इनवर्स आएगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी लिख लो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स, या किसी मैट्रिक्स के इनवर्स की प्रॉपर्टी। सबसे पहले बच्चों प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपको निकालना हो ए बी का इनवर्स, क्या निकालना हो, ए बी का इनवर्स, तो आप बी का इनवर्स पहले लिखोगे, इनटू ए का इनवर्स क्या लिखोगे बाद में। और ये रिजल्ट है ना, जनरल रिजल्ट भी लिख देता हूं मैं। अगर 2 से ज्यादा मैट्रिक्स हो, मान लो 4 मैट्रिक्स है, ए बी सी डी का इनवर्स, तो क्या होगा, डी से स्टार्ट करो, डी इनवर्स इंटू सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये क्या होती है, इनवर्स की प्रॉपर्टी। रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है, रिवर्सल लॉ। ये अपना रिवर्सल लॉ होता है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप ए इनवर्स का क्या निकाल रहे हो बच्चों, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो। आप क्या निकाल रहे हो, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, यानी कि पहले आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी फिर उसका डिटर्मिनेंट। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना उसका रेसिप्रोकल कर देना बस, ठीक है। जैसे मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ ये बात। मुझे आप ये बताओ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, 2, इसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा बताओ, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आ गई, 3, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5/2। 3 में से 5/2 माइनस करोगे कितना आ गया, 1/2। यानी कि ए का डिटर्मिनेंट अगर 2 था तो उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/2 आएगा, ठीक है। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो
उसके लिए ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। जो ए का डिटर्मिनेंट है ना बच्चों, उसका बस रेसिप्रोकल कर देना, आपका आंसर आएगा। ठीक है, प्लस का आंसर है तो प्लस का, माइनस का आंसर तो माइनस का। जैसे अगर मैं कहता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए है -3/2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स कितना होगा बच्चों, -2/3। ये मत समझना कि माइनस का साइन हट जाएगा, रेसिप्रोकल कर रहा हूं मैं। रेसिप्रोकल में साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज करते हैं। आप समझ गए। इनवर्स मैंने आपको मैट्रिक्स का निकालना सिखा दिया, ये था आपका ए इनवर्स। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स निकालना सिखाई दिया। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसका। लेट कर लो ए जो है ना वो एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ए क्या है बच्चों, एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सच दैट आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है 5। तो फाइंड करना है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ऑर्डर 3 है ना, इसकी पावर 2, यानी कि 5 की पावर 2 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 25। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा एक बात साथ साथ में और बता दो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप मेरे को ये निकाल के दिखाओ, तो याद आया कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला याद करो। मैंने क्या बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर जो 2 है ना, ये तो लिखना ही लिखना है। इस 2 की पावर करेंगे कितनी, जितनी बार एडजॉइंट यूज हुआ है। तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी होगी 4। तो 5 की पावर 4 यानी कि 625 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको यूज करना है ये फॉर्मूला। अब ये देखो, अब हम करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब आप हेडिंग डाल लो सिमेट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये, एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। पहले लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों एक मैट्रिक्स ऐसी है जिसका आपने ट्रांसपोज निकाला तो वो पता है क्या आ गई, वो अपनी पहले जैसी मैट्रिक्स आ गई, खुद ही आ गई। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का आपने क्या निकाला बच्चों, ट्रांसपोज निकाला, और वो खुद उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगी, फिर मैं आपको एग्जांपल देके सिखाऊंगा। एक बार डेफिनेशन लिखता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक, अगर आपने ट्रांसपोज निकाला किसी मैट्रिक्स का और वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ गया, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए बच्चों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लो, मैं फटाफट से आपको लिख के दिखाता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए इज इक्वल टू 1 0 और मान लो 0 और 5। आप इसका ट्रांसपोज निकालना जरा, आप इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा, 1 0 ऐसे लिख दो और 0 5 ऐसे। अब बताना, ये तो खुद ए के इक्वल नहीं आ गई क्या, ये तो खुद बच्चों ए के इक्वल आ गई। तो ए के इक्वल आ गई तो इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई, है ना। एक ऐसी मैट्रिक्स हुई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं एक 3/3 ऑर्डर का आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। आप डायगोनल पे कुछ भी लिख दो, 1 2 3, उसके बाद मैं कहता हूँ ये पोजीशन कौन सी होती है, 12 होती है ना, यहाँ 3 लिख दिया। 12 का उल्टा 21, 21 यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, अभी मैं चेक करके बताऊंगा आपको। यहाँ 7 ये होता है A13, 1 3 का उल्टा 3 1 वो होता है यहाँ पे क्या लिख दो बच्चों, 7 लिख दो। यहाँ पे 9 लिख दो, यहाँ पे 9 लिख दो। इस मैट्रिक्स को चेक करो, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा बताओ, ट्रांसपोज 1 3 7 3 2 9 है, इसको सेकंड कॉलम में लिख दो, और 7 9 3 है, इसको थर्ड कॉलम में लिख दो। आप मेरे को बताओ क्या ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों क्या है बच्चों, सेम है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे लिख लो आप, इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के जो ए आई जे होते हैं ना, वो ए जे आई के इक्वल होते हैं फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब कि
ये अगर मान लो आपका A12 है तो ये A21, ये दोनों आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, तभी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो मैं आपको एक अलग पेज पे बताता हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा रोल है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने क्या बताया था, अगर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल आ गया तब हम ए को क्या बोलेंगे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। अब जैसे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स ए है 0 0 5 -5, अब ट्रांसपोज निकालना जरा ए का, क्या होगा 0 5 -5 0, ये ए तो नहीं आ रहा ना, माइनस कॉमन ले लो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। बताओ, माइनस कॉमन लेने के बाद ये जो मैट्रिक्स है बन गई ना सेम ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया, तो ए यहाँ पे क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ए कैसी होगी बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये डेफिनेशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ना, उसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होंगे, जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। अब मैं आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एग्जांपल देके दिखाता हूँ। आपको अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी हो ना, फटाफट लिख सकते हो। डायगोनल एलिमेंट क्या लिख दो बच्चों, जीरो। उसके बाद ये 12 होता है, यहाँ पे मान लो 3 लिख दिया, 12 का उल्टा 21, यहाँ पे -3, उसका नेगेटिव लिख दो। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया 7, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -7। उसके बाद यहाँ पे मान लो लिख दिया आपने -5, तो यहाँ कितना लिखोगे, 5। अब ये चेक कर लो, हमेशा इसका जो ट्रांसपोज आएगा ना, ए ट्रांसपोज निकालना, क्या आएगा, 0 3 7, -3 0 -5 और -7 5 0। अब इसमें से माइनस कॉमन लेना, माइनस कॉमन ले लो, सभी एलिमेंट को माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये आ गया। अब आप खुद बताओ, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स ए आ गई ना, तो यहाँ पे एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट तो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एंड जो ए आई जे एलिमेंट होता है वो ए जे आई के नेगेटिव के इक्वल होता है। आप मेरी बात समझ गए, ठीक है, यानी कि ए आई जे और ए जे आई का जो सम होता है ना, वो कितना होता है, जीरो होता है। और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो। ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगी ना, वो हमेशा ही क्या होगी बच्चों, सिमेट्रिक होगी। ये क्या होगी, ऑलवेज सिमेट्रिक। और ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगी ना, वो ऑलवेज क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। यानी एक मैट्रिक्स और उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड कर दो, जो नई मैट्रिक्स आएगी ना ये वाली, वो हमेशा सिमेट्रिक आएगी। और माइनस कर दोगे ट्रांसपोज उसमें से, तो वो हमेशा क्या आएगी बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं कहता हूँ आप एक मैट्रिक्स ले लो 1 2 3 4। आप ए ट्रांसपोज बताना, ए ट्रांसपोज कितना होगा, 1 2 3 4। आप इन दोनों को ऐड करो, क्या करो, ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करो। इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं बताओ, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड कर दो, 2 और 3 5, ये कितने हो गए 5 और ये कितने हो गए 8। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स आई है ना, ये कैसी मैट्रिक्स होती है, हमेशा ही सिमेट्रिक होती है। अब चेक करें, किसी भी मैट्रिक्स को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, तो कैसे चेक करते हैं, उसका क्या निकाल लो बच्चों, ट्रांसपोज। यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स आई है, इसका क्या निकाल दो, ट्रांसपोज। तो देखना 2 5 5 8, वो तो यही आ गई ना खुद ही, वो तो खुद ही आ गई। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो हमेशा ही क्या होगी बच्चों, सिमेट्रिक होगी, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना, ए माइनस ए ट्रांसपोज 1 2 3 4 में से ये 1 3 2 4 माइनस करो, 0 -1 1 0। अब आप इस ए माइनस ए ट्रांसपोज का पूरे का ट्रांसपोज निकालना,
0 -1 1 0 और माइनस कॉमन लेना। बताओ ये तो क्या आ गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा कैसी होती है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है। अब बात ये आती है कि एक मैट्रिक्स है मान लो ए, या ए प्लस ए ट्रांसपोज बताओ क्या होती है, हमेशा सिमेट्रिक होती है ना। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे या 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वो सिमेट्रिक रहेगी। मतलब कि एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक है, उसको आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी क्या रहेगी बच्चों, सिमेट्रिक रहेगी। फिर भी क्या रहेगी, सिमेट्रिक। ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है ना। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये भी हमेशा क्या रहेगी बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। अब मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ। आप पहले तो ये बता दो, ए को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना 2 एलसीएम लेके, तो ये वही तो आएगा, ये वापस क्या आ गया, ए आ गया। मतलब कि अगर हमने ए को ये लिख दिया तो हमने कोई गलती नहीं करी है, क्योंकि ये ए ही होता है ना। लेकिन लिखा क्यों, लिखा इसलिए क्योंकि ये थ्योरम मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको हमने ये लिख दिया। आपको पता है ये जो वाला हिस्सा होता है, ये जो मैट्रिक्स होती है, ये कैसी होती है बताओ, सिमेट्रिक होती है ना। और ये कैसी मैट्रिक्स होती है बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो आप उस मैट्रिक्स के दो पार्ट कर सकते हो, जो एक क्या होगा सिमेट्रिक और एक क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने ये थ्योरम आपको लिखवाई है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा, देखो इसमें क्या है बच्चों, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मेरी बात को ध्यान से सुना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी ये प्रॉपर्टी यूज होएगी। अगर ए और बी खुद सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए बी प्लस बी ए वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, और ए बी माइनस बी ए हमेशा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। प्रूव करें इसको, प्रूफ देखो। पहले तो आप मेरे को ये बता दो गिवन क्या है, प्रूफ के लिए गिवन तो पता होना चाहिए। गिवन आप कहोगे जी गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन, और इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए होगा और बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी होगा, क्योंकि ए और बी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए हम यूज कर सकते हैं। नाउ मैं फर्स्ट पार्ट प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट है बच्चों कि ए बी प्लस बी ए जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। आप मेरे को बताओ, आप किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हो, कैसे प्रूव करते हो, आप उसका क्या निकालोगे, ट्रांसपोज। और वो ट्रांसपोज जो निकलेगा ना वो खुद वैसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा पहले वाली, तभी तो कहोगे ना सिमेट्रिक है। तो इस मैट्रिक्स का क्या निकालो बच्चों, ट्रांसपोज। अब बताओ एडिशन के अंदर ट्रांसपोज कैसे होता है, वही पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और प्लस में दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोज कैसा होता है पता है, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान रखना ये बात, ये ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब बताओ बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी और ये ए, ये ए ये बी, या इसको ऐसे लिख दो उल्टा करके, एक ही तो बात है ना। हमने इस मैट्रिक्स का क्या निकाला, ट्रांसपोज, और वो तो वैसे ही इक्वल आ गई खुद के। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी ए कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये तभी होता है जब ए और बी खुद क्या हो, सिमेट्रिक। क्योंकि अगर ये खुद सिमेट्रिक ना होती तो बताओ मैं बी ट्रांसपोज को बी कैसे लिख सकता था, नहीं लिख सकता था ना। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब ए और बी बच्चों क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। ऐसे ही मैं सेकंड पार्ट प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। सेकंड पार्ट है कि ये मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। मैं कहता हूँ चाहे सिमेट्रिक करना हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक, आप तो इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। लो ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, अलग अलग करो। ये क्या हो गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लिख दो, बी ट्रांसपोज को बी लिख दे, इसको ए लिख दे, इसको ए इसको बी। अब बताओ इसका आपने ट्रांसपोज निकाला वो सेम नहीं आया, माइनस कॉमन ले लो तो ये ए बी प्लस हो जाएगा और बी ए माइनस हो जाएगा। अब आप खुद बताओ इसका ट्रांसपोज खुद के नेगेटिव के इक्वल आ गया, इसका मतलब
ए बी माइनस ए बी ए आपकी कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम के लिए तो है ही है, ठीक है। ए और बी खुद अगर सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी ए हमेशा सिमेट्रिक होगी, ए बी माइनस बी ए हमेशा कैसी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब देखो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसमें बोलता है ए और बी खुद कैसी है बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ए बी भी सिमेट्रिक होगी। ए बी सिमेट्रिक तभी होगी जब ए बी और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल। कैसे प्रूफ करें? इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। आपको गिवन क्या है? ए और बी दोनों कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं और बी ट्रांसपोज को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? बी। समझ गए? हमें प्रूव क्या करना है बताओ? हमें प्रूव करना है कि ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी और बी ए इक्वल होंगे तभी ए बी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी। यानी कि मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि ए बी सिमेट्रिक है, तो आप कंसीडर करके चलो। आप किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हो तो क्या करते हो? उसका ट्रांसपोज निकाल लो। निकाल लिया? ट्रांसपोज बताओ क्या आएगा? पी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पी ट्रांसपोज है बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज है ए के इक्वल। अब मेरे को आप बताओ खुद ही, ए बी का ट्रांसपोज ए बी आना चाहिए था, बट ए बी थोड़े आया है, बी ए आए तो। और बी ए को अगर मैं ए बी लिख दूं तभी तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ए बी मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये कब होगा? जब बी ए और ए बी आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्योंकि तभी तो हम बी ए को ए बी लिख पाएंगे ना, अदरवाइज तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का। हर कॉन्सेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। इंटेग्रल पावर, बल्कि पॉजिटिव इंटेग्रल पावर लिखो। पॉजिटिव इंटेग्रल पावर्स ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसका क्या मतलब है? जैसे मैं कहता हूँ एक मैट्रिक्स है ए 1 2 2 7, मान लो ये मैट्रिक्स है। आप इसका ट्रांसपोज निकालना जरा, क्या आ गया? 1 2 2 7 आ गया। वो तो क्या आ गया? ए के इक्वल आ गया ना। इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है बच्चों यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान रखना आप मेरी बात, मैं क्या बताऊंगा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ आप ए स्क्वेयर निकालो। आप क्या निकालो बच्चों? ए स्क्वेयर निकाल लेते हैं, 2 मिनट लगेगी। ए स्क्वेयर निकाल लो आप। मल्टीप्लाई करनी आपको आती है दो मैट्रिक्स की, तो क्या आएगी आपकी? 1 + 4, और ये कितनी आएगी आपकी? 2 + 14। ये कितनी आएगी? 2 + 14 और 4 + 49, यानी कि 5 और 16 और 53। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स आई है ना ए स्क्वेयर, इस ए स्क्वेयर का क्या निकालो? अब आप ट्रांसपोज निकालो। देखो वो सेम आएगा ना, वो तो सेम ए स्क्वेयर के इक्वल आ गया। और आपको पता है किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज निकाला और वो खुद के इक्वल आ गई मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। दैट इम्प्लाइज ए स्क्वेयर कैसी मैट्रिक्स है बताओ बच्चों? सिमेट्रिक है। अब आप ऐसे ही क्या निकाल सकते हो? ए क्यूब। ए को ए स्क्वेयर से क्या कर लो? मल्टीप्लाई। ये लो, ए को ए से मल्टीप्लाई करो। ये जो मैट्रिक्स आएगी ना, ये जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या होगी बच्चों? सिमेट्रिक होगी। आप बहुत आराम से वेरीफाई कर सकते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है, अगर एक मैट्रिक्स खुद सिमेट्रिक है ना, उसकी आप कितनी भी पावर कर लेना, 2 पावर 3 पावर 4 पावर, वो सारी मैट्रिसेस क्या आएगी? सिमेट्रिक ही आएगी, हमेशा सिमेट्रिक आएगी। ठीक है, तो ये बात अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि एक मैट्रिक्स इफ ए इज सिमेट्रिक देन a⁴n इज ऑलवेज सिमेट्रिक फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये है। बट स्क्यू सिमेट्रिक में ये बात ट्रू नहीं होती। स्क्यू सिमेट्रिक में तो सर क्या होती है फिर? अगर मान लो एक ऐसी मैट्रिक्स है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझ रहे हो? स्क्यू सिमेट्रिक, जैसे एक एग्जांपल दूं आपको। 1, ये तो जीरो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। आप ए स्क्वेयर निकालो। आप क्या निकालो बच्चों? ए स्क्वेयर। 0 - 3 3 0, 0 - 3 3 0। आप इसका स्क्वेयर करना, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? 0 - 9। इसकी इससे करोगे 0 और 0, इसकी इससे करो 0 और 0, और ये माइनस के 9 और प्लस के 0, यानी कि आ गया आपका आंसर -9 0 0 -9। अब आप खुद बता दो, ये जो ए स्क्वेयर निकल के आया है ये कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि देखो ये दोनों एलिमेंट इक्वल है, बाकी जीरो है। तो ये कैसी मैट्रिक्स है बच्चों?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपने ये सोचा कि मैट्रिक्स चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो चाहे सिमेट्रिक हो, उसकी 2 पावर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो सिमेट्रिक आएगा, ठीक है ये। लेकिन आप है ना 3 पावर करके देखो, ए क्यूब करके देखो, यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको बताऊंगा कि ए इंटू ए स्क्वायर आपका क्या निकल के आएगा। ये देखो, निकाल ही देते हैं हम, ए इंटू ए स्क्वायर। तो बताओ क्या आएगा, ये 0 और 0, और ये आपका क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 और प्लस में 27 आ गया। ये करोगे -27 0, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपका 0, यानी कि ये मैट्रिक्स आ गई। अब आप मेरे को बता सकते हो ये कैसी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना। ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स खुद सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसकी देखो 2 पावर हमने करी तो वो सिमेट्रिक आया आंसर, और 3 पावर करी तो आंसर कैसा आया, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि इवन पावर करेंगे तो वो सिमेट्रिक आएगा, ओड पावर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ रिजल्ट क्या है इसका, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ध्यान रखना मेरी बात, ए कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए रेज टू पावर एन जो होगी वो सिमेट्रिक होगी जब एन क्या होगा बच्चों, एक इवन नंबर होगा, और ए रेज टू पावर एन स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब एन क्या होगा आपका, एक ओड नंबर होगा। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर सिमेट्रिक हो मैट्रिक्स तो उसकी कितनी भी पावर करो, 2 पावर 3 पावर 4 पावर 10 पावर 100 पावर, वो हमेशा ही क्या रहेगी, सिमेट्रिक रहेगी, उसमें इवन ओड पावर का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब ये बात देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एन ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। मैंने क्या कहा आपको, कोई भी एक ओड ऑर्डर की, ओड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर आप कितना ले सकते हो, 3। आप 3/3 की एक मैट्रिक्स लो जो स्क्यू सिमेट्रिक हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालो, वो हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा बच्चों, हमेशा ही 0। कैसे, लेट कर लो, मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। डिटर्मिनेंट जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो तो क्या होते हैं, 0। यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा, -3। इधर 7 है तो इधर -7, और इधर -1 है तो इधर कितना आएगा, 1। ये मैट्रिक्स कैसी होती है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, पहला तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो क्या है बच्चों, 0 है। फिर बीच वाले एलिमेंट का साइन चेंज हो जाता है ना, आपको डिटर्मिनेंट तो निकालना आता ही है, -3, और फिर क्या होगा आपका 0 माइनस के 7, और +7 इंटू ये कितना आएगा आपका -3, तो ये 21 - 21 कितना आ गया, 0। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 7 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, वो हमेशा 0 आएगा। कब, अगर वो मैट्रिक्स खुद कैसी है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब एक बच्चे के क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर 2/2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है ना, जो स्क्यू सिमेट्रिक होती है, उसका डिटर्मिनेंट कैसे आएगा। आप लिख लो, डायगोनल एलिमेंट को क्या लिख लो बच्चों, 0 0, और बाकी दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। निकालना इसका डिटर्मिनेंट, 0 -4 कितना आ गया, +4। ये जो नंबर होगा ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑलवेज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि आप खुद सोचो, यहाँ और यहाँ एलिमेंट वाला इक्वल तो होगा, बस साइन ही तो अपोजिट होंगे, तो वो क्या होगा, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 2/2 ऑर्डर की अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा एक क्या होगा बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं, 0। यानी कि इन्हें ध्यान से देखना ये बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे सारे 0 होते हैं फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, क्योंकि डायगोनल पे आई और जे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो सारे के सारे ए आई जे की वैल्यू 0 होगी जहाँ पे आई और जे क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी कि जैसे A11 0 होगा, A22 0 होगा, A33 बच्चों क्या होगा, 0 होगा। तो हर बात का आपको पता होगा ना, देखो प्रॉपर्टी वाइज, तो एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो देखो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर्स के केस में क्या कह रहा हूँ मैं आपको, नंबर्स के केस में तो A+B² आप फॉर्मूला खोलते हो, क्या लिखते हो, A² + B² + में 2AB। बट
मैट्रिक्स के केस में कभी ऐसा गलती से मत लिख देना, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, नंबर्स नहीं है, तो आप कैसे करोगे? आप अब सोचो a प्लस बी एक मैट्रिक्स है और उसका स्क्वायर करना है। मैट्रिक्स के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a प्लस बी को दोबारा a प्लस बी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। बस मल्टीप्लाई आपको उसी तरीके से करनी है, बट ऑर्डर चेंज नहीं करना। जैसे a की मल्टीप्लाई करो आप किससे? a प्लस बी से, ऐसे तो सिखाया जाता है छोटी क्लासों में। फिर इस b की मल्टीप्लाई करो आप a प्लस बी से, करना मल्टीप्लाई। ये हो गया ए स्क्वेयर, ए इंटू ए स्क्वेयर, ए इंटू बी ए बी, ये क्या हो गया आपका बी ए, और बी इंटू बी क्या हो गया? बी स्क्वेयर, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी ए। और अपने को पता है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होती इन जनरल, तो इसलिए हम इसको इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है। अब नंबर्स में क्या होता था? ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल होते थे, तो हम उसको ट्वाइस ऑफ ए बी लिख देते थे। बट मैट्रिक्स में आप समझ गए कि नहीं लिख सकते। ऐसे ही सेम देखो, ऐसे ही सेम अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर करना हो तो आपस में क्या करो? इनकी मल्टीप्लाई कर दो। a की मल्टीप्लाई करो a माइनस बी, यानी कि रटना नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल के देख लेना, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस के बी ए। अगर ये नंबर्स होते तो ए बी और बी ए दोनों सेम होते हैं तो मैं उसको माइनस टू ए बी लिख देता, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। फिर बात आती है, अगर ये आए तो कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सेम है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो। इस ए की मल्टीप्लाई करोगे पहले किससे? ए माइनस बी से। फिर बी की मल्टीप्लाई करोगे ए माइनस बी से। ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी ए और माइनस के बी स्क्वेयर। देखो नंबर्स के केस में इसका फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्यों होता है? क्योंकि नंबर्स के केस में बी ए और ए बी इक्वल होते हैं, तो ये कट जाते, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बच जाता। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले कैसे यूज करने मैंने आपको बता दिया। रटना नहीं है ना, याद करना, बस अप्लाई कैसे करना है आप देख लो। अब ये देखो क्वेश्चन, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैं पहले बता चुका। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो ए को क्या बोलेंगे? सिंगुलर। और अगर ये नॉन जीरो आ गया तो क्या बोलेंगे? इसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो क्या बोलता है आपसे, ध्यान रखो। अगर ए बी ए के इक्वल आ जाए और बी ए बी के इक्वल आ जाए, मतलब ए और बी दो ऐसी मैट्रिक्स है कि आप ए बी निकालो तो वो ए आ जाए और बी ए निकालो तो वो बी आ जाए, तब ए स्क्वेयर हमेशा ए के इक्वल होगा और बी स्क्वेयर हमेशा किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने क्या कहा अपने को? गिवन क्या है बताओ? ए बी किसके इक्वल गिवन है बच्चों? ए के। और बी ए किसके इक्वल गिवन है? बी ए बी के। दोनों इक्वल गिवन होने चाहिए, ठीक है, एक से कम नहीं चलेगा। तो अपने को क्या प्रूव करना है बताओ? अपने को प्रूव करना है ए स्क्वेयर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ए के। प्रूफ देखो अब कैसे करेंगे। जो गिवन है ना कंडीशन, आप उसको लेके चलो। गिवन क्या है अपने को? ए बी इज इक्वल टू ए। मैं इसको लेके चल रहा हूँ, है ना। दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए, यानी कि ए की पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, ए बी के पीछे ए लगाना है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को ए स्क्वेयर चाहिए। तो ए स्क्वेयर तो तभी मिलेगा ना जब मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बताओ ए बी, ये ए बी रहा, ये रहा ए बी। ए बी को क्या लिख दूं बताओ? ए बी को आप कहोगे सर ए लिख दो। ए बी को क्या लिख दो? ए लिख दो। तो या फिर बी ए को क्या लिख दो? ऐसा कर लो आप, ए की बात है, आप क्या कर लो, ए तो ए रखो, इस बी ए को क्या लिख सकते हो? बी ए को, बी ए को देखना, बी ए को क्या लिख दो? बी लिख दो। और ए इंटू ए तो ए स्क्वेयर होता है। अच्छा अब ए बी को अब क्या लिख दो बताओ? ए लिख दो। आ गया ना, देखो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? ए स्क्वेयर, यानी कि जब ए बी ए के इक्वल हो, बी ए बी के इक्वल हो, तो ए स्क्वेयर की वैल्यू हमेशा ए आएगी और बी स्क्वेयर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? बी। सेकंड पार्ट प्रूव करें। सेकंड पार्ट देखो, बी स्क्वेयर इक्वल टू बी, ये अपने को प्रूव करना है। तो मैं कहता हूँ जो गिवन है ना उसको लेके चलो। ए बी इक्वल टू ए गिवन है और बी ए इज इक्वल टू बी गिवन है। मैं इसको सेकंड वाले को लेके चल रहा हूँ आपके पास, क्योंकि मेरे को बी स्क्वेयर चाहिए ना। इसको आप कंसीडर करके चलो स्टार्टिंग में, ठीक है। और दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, किससे? बी से। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी करोगे तो बी ए बी और बी स्क्वेयर हो जाएगा। अब आप मेरे को ये बताओ, ए बी को क्या लिखोगे? इस ए बी को, ए बी को, ए बी को देखना, ए लिख दे।
अब बी ए को क्या लिखोगे, बी ए को बी लिख दे, आगे ना रिजल्ट। बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी के, और ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है। प्रूफ मैंने आपको बता ही दिया। अब ये देखो, ए मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। दुनिया में एक ही मैट्रिक्स ऐसी है जिसको हम सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। देखो, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसका आप ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा ना। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, वापस ए के। तो मतलब ए मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक। अब आप कहोगे जी स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होती है, फिर मैं ये कहता हूँ बच्चों कि ए ट्रांसपोज आपने निकाला, वो ये आ गया ना, इसमें से मैं माइनस कॉमन अगर ले लूं, बताओ माइनस बाहर भी लगा दूं तब भी क्या फर्क पड़ेगा, है तो जीरो मैट्रिक्स ना। तो इसको आप माइनस ए भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स है क्या जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो हमारा जवाब क्या होगा, यस। नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। ध्यान रखना है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। सबसे पहले तो मेरी बात सुन लो, मैं ये कहता हूँ कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। मैंने ये एग्जांपल दे रखा है, आप ए बी निकालना जरा। पहले जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ध्यान से समझना। मैं आपको ए बी निकालना सिखा रहा हूँ कि ए बी कैसे निकाले। सोल्व आप कर ही लोगे आसानी से। ये जीरो आएगा फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, इसकी इससे, ये सारी क्या आएगी, जीरो आएगी। आप बताओ, ए और बी की मल्टीप्लिकेशन क्या आई, एक जीरो मैट्रिक्स आई। लेकिन क्या ए या बी में से कोई खुद जीरो है, नहीं है ना। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। ना तो ये नल मैट्रिक्स है ना ये नल मैट्रिक्स है, बट उनकी प्रोडक्ट क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। मतलब कि पहली बात तो ये कि अगर ए बी एक नल मैट्रिक्स है तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ए या बी में से किसी एक का नल मैट्रिक्स होना जरूरी है, ये नहीं है। आप समझ गए, एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया कि ना तो ये नल मैट्रिक्स है ना ये नल मैट्रिक्स है, फिर भी इनकी प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। नंबर्स के केस में ऐसा होता है कि अगर ए और बी की मल्टीप्लाई जीरो है तो या तो क्या होगा, ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा, बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। ये बात समझ गई। अच्छा, अब एक बच्चे का क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर ए बी मैट्रिक्स आपने निकाली, प्रोडक्ट निकाली ए और बी की, और वो क्या आ गई, एक जीरो मैट्रिक्स होगी, तो फिर कंडीशन क्या होगी, मतलब कि क्या कंडीशन होती है। मैं कहता हूँ या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होना चाहिए या डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो होना चाहिए, इन दोनों में से एक पक्का होना चाहिए, ठीक है। ए मैट्रिक्स खुद जीरो मैट्रिक्स नहीं कह रहा मैं, उसका डिटर्मिनेंट जीरो। अब एक बच्चा ये सोच रहा होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है ना तो वो नल मैट्रिक्स होगी, पक्का नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट बताना कितना है, जीरो है ना, तो ये नल मैट्रिक्स थोड़ा ही है। तो किसी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो ये जरूरी नहीं है कि वो नल मैट्रिक्स हो, वो नॉन जीरो मैट्रिक्स भी हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ए बी की मल्टीप्लाई जीरो है तो ये बात पक्की है कि या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो होगा। कैसे, अगर ये जीरो है तो बताओ, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें। दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दो बच्चों, डिटर्मिनेंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो क्या होता है, जीरो। अब आप मेरे को ये बताओ, ये जो चीज है ये क्या नंबर है ना, ये क्या है, एक नंबर, और ये भी क्या है, एक नंबर। और मैंने क्या बताया था, दो नंबर की मल्टीप्लाई जीरो आएगी, वो तो तभी पॉसिबल है ना, या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो हो या फिर क्या हो, डिटरमिनेंट ऑफ बी जीरो हो, या दोनों जीरो हो। मतलब कि कम से कम एक को तो जीरो होना पड़ेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर जीरो है, ए और बी की मल्टीप्लाई जीरो है, तो या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो होगा। फिर ध्यान से सुन लो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी, नहीं, बट उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। और ये पक्की बात है कि ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो मैट्रिक्स भी एक नल मैट्रिक्स होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल देके दिखा दिया, सारी बातें आपको सीखनी है। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें है ए और बी दो डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है बच्चों, ए और बी दो डायगोनल मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तब ए बी और बी ए हमेशा क्या आएगा, इक्वल। यानी कि इन जनरल तो ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता, बट अगर डायगोनल मैट्रिक्स है दोनों, मतलब कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या है बच्चों, जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, इनकी प्रोडक्ट आप चाहे ए बी निकालो चाहे बी ए निकालो, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, इक्वल आएगी, ठीक है।
अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है TR.A, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है ना उन सबको ऐड कर दो, वो क्या होगी, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगी। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, ये लो, इसकी ट्रेस निकालनी है आपको, तो क्या करोगे, इसके डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दो, ये डायगोनल एलिमेंट को, 1 प्लस में 5, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे मान लो एक 3 by 3 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 -6 7 0 9 10, इसकी बताओ ट्रेस क्या होगी, ट्रेस ऑफ ए। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट को बच्चों क्या कर दो, ऐड कर दो, इन सब का एडिशन कितना होगा बताओ, 1 - 6 + 10 यानी कि 5, ये है। अच्छा प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ ए। जैसे दो मैट्रिक्स है और आपको दोनों को ऐड करके उसकी ट्रेस निकालनी है, ऐसा जरूरी नहीं है आप ट्रेस ऑफ ए अलग निकाल दो और ट्रेस ऑफ बी अलग निकाल दो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। फिर आपको ट्रेस निकालनी है 2a की, तो आप इस 2 को सीधा बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। ट्रेस ऑफ 2a निकालनी है तो 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए निकाल दो, एक ही बात है। मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकाल दो, या उसकी ट्रेस निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। अब आप मेरी बात समझ गए, तो ये ट्रेस की दो प्रॉपर्टी होती है। अब हम बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 6 क्वेश्चन हम पहली सीट के कर चुके हैं, 7th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि ये चीज जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है, ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स है ये, और ए इनवर्स, देन ए इनवर्स क्या होगा, ए एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर माइनस ए, कभी भी आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी हो ऐसी ऐसी और आपसे ए इनवर्स पूछे, तो बस एक ही बात अपने दिमाग में रख लो, फर्स्ट इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री कर दो या पोस्ट कर दो, एक ही बात है, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो, प्री का मतलब पहले, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। अब जैसे नंबर्स में होता है ना, बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है, तो ए इनवर्स इंटू ए, 2 - 1 क्या बच गया, ए। अच्छा ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई, ए और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। जैसे एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई 1 होता है ना, तो एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई हमेशा क्या होती है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो ये क्या होगी, आइडेंटिटी। अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस पर, है ना। जैसे ए की मल्टीप्लाई आई से करूंगा तो ए आएगा, बी की मल्टीप्लाई आई से करूंगा तो बी आएगा, सी की मल्टीप्लाई आई से करूंगा तो सी आएगा, ए इनवर्स की आई से करूंगा तो ए इनवर्स आएगा, डी इनवर्स की आई से करूंगा तो डी इनवर्स आएगा, यानी कि आई हट जाता है, ठीक है, आई क्या हो जाता है बच्चों, हट जाता है। जैसे 3 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 3 आता है, 4 की 1 से करते हैं 4 आता है, 1 हट जाता है। जो काम नंबर्स में 1 करता है ना, वो मैट्रिक्स में कौन करता है, आई करता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा 0 की तो किसी से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो आप बताओ ए माइनस आई, ये माइनस ए इनवर्स उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस ए इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस आई, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब ये देखो ए और बी कोई दो मैट्रिसेस है, तो बताओ क्या होता है, ए बी और बी ए थोड़े इक्वल होता है, ये तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। ये मैट्रिक्स कहता है सिमेट्रिक है, तो एक्स बताओ। अच्छा सिमेट्रिक है तो क्या होता है, इसका ट्रांसपोज इसके खुद के इक्वल होता है ना, ए और ए ट्रांसपोज क्या होते हैं बच्चों, इक्वल। तो ए मैट्रिक्स लिखना, ए मैट्रिक्स तो एज इट इज कॉपी कर दो और इसको इक्वल रख दो इसके ट्रांसपोज के, मतलब कि ऐसे, ये लो मैंने इसके ट्रांसपोज के इक्वल रख दिया। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो। ये लो ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, ये मैट्रिक्स है एक ए, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए को आइडेंटिटी के इक्वल पुट तो करो आप। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, तो बस दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनको इक्वेट कर दो, किसी को एक एलिमेंट को इक्वेट कर दो, कोस अल्फा इक्वल टू 1, और 1 क्या होता है बताओ, कोस 0 होती है ना, तो अल्फा कितना आ गया बताओ, 0, अल्फा कितना आ गया 0, ध्यान रखना है इसका, ठीक है।
उसके बाद ये देखो, अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, ए इनवर्स निकालना है, ए स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो कैसे करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर, 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। अब आप मेरे को बताओ क्या करना है, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर क्या होता है ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आई, ए इनवर्स इंटू आई क्या होता है ए इनवर्स, और वो क्या होता है 0। तो ए इनवर्स निकालना है आपको, या ए इनवर्स निकालना तो आप ऐसा करो ना, ए इनवर्स चाहिए तो इसको तो इधर ही रखो आप, ए इनवर्स को तो इसको उधर ले जाओ, ए माइनस 5i है तो क्या हो जाएगा वहां पे जाके 5i माइनस में ए, 5i माइनस में ए इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हम ये 7 को भूल गए ना, ये 7 तो था ही, 7 टाइम्स ऑफ ये आ गया, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/7 5i माइनस ए, यानी कि ऑप्शन क्या आ गया अपना, ऑप्शन नंबर ए आ गया। 12th क्वेश्चन देखो, ये मैं आपको करवा चुका हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी ए, ये हम कर चुके सारे क्वेश्चन। इसमें देखो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी कि आपको ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल गिवन है, तो बताओ ये क्या होगा, आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7 है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे नहीं खोलते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं, लेकिन अगर उसमें से एक मैट्रिक्स आई हो ना, फिर वैसे ही आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। आई मैट्रिक्स है ए प्लस बी का होल क्यूब, बताओ अलजेब्रा में क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना। इसको ओपन करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी और इंटू ए प्लस बी, और -7 है तो है ही। आई का क्यूब, आई को तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आई रहेगा, ये ए क्यूब रहेगा, आई की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही रहेगा, आई प्लस में ए। अब देखो सोल्व करके, आई प्लस आई क्यूब माइनस 3a इंटू आई लिखो, मल्टीप्लाई करो माइनस 3a स्क्वेयर। अब आप मेरे को ये बात बता दो कि आई प्लस ए क्यूब को मैं ए स्क्वेयर इंटू ए लिख दूँ क्या, ये 3a होता है, ए स्क्वेयर को मैं ए लिख दूँ क्या, क्योंकि ए स्क्वेयर किसके इक्वल गिवन है बच्चों, ए के। फिर देखो ए स्क्वेयर किसके इक्वल गिवन है, ए के, ये था ना अपना। तो ये क्या आ गया हमारा, देखो आई और ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर फिर से किसके इक्वल गिवन है, ये शायद एक टर्म प्लस की है हमारी, है ना, ये प्लस था, इसको इसको हमारे को प्लस लिखना चाहिए था यहाँ पे, 3a ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया, ठीक है, ये प्लस ए स्क्वेयर हो गया, और ए स्क्वेयर को फिर से क्या लिख दो, ए लिख दो। कोई प्लस माइनस के सिंबल में मिस्टेक हुई है वो भी मैं चेक कर देता हूँ, क्योंकि ये कट जाएंगे। अब देखो कहाँ पे मिस्टेक हुई है अपनी, ये हमने लिख दिया ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस में 7a चल रहा है, तो ये हो गया 3a हो गया, आई प्लस ए हो गया, ये हमारा हो जाएगा क्या प्लस का, सॉरी इस ये सारे साइन क्या आएंगे बच्चों, प्लस के आएंगे, है ना, ये भी क्या आ जाएगा प्लस, ये भी क्या आ जाएगा प्लस, और ये भी क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो 3a प्लस 3a 6 है, 6 से और 1 है 7 है, 7a से 7a कट गया, क्या आंसर बच गया, आई आंसर बच गया, ठीक है, आई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब इसमें देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉपर्टी, ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होती है, सही है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होती है, सही है, तो दोनों क्या है बच्चों करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। इसमें कहता है के की वैल्यू बताओ जिससे ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं ना, तो बस ये सारे जीरो होने चाहिए, तो इसको क्या पुट कर दो बच्चों, जीरो पुट कर दो, तो के की वैल्यू कितनी आ गई -3/2। लेकिन ध्यान रखना के की जो वैल्यू यहाँ से आई ना वो यहाँ से भी आनी चाहिए, -2 के -3 को जीरो रखना, तो ये भी वही आ गई ना, माइनस को लेके मैंने कैंसिल कर दिया। अगर दोनों से अलग अलग वैल्यू आती है तो हम कहेंगे देर इज नो वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, तो ये दोनों से एक जैसी वैल्यू आएगी तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये सारे हम कर चुके हैं, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो ये क्या होगा ये मैंने आपको बता दिया प्रूफ करके। ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए स्क्वायर निकालनी है, तो कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर निकाल के देख लेना। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
तो अगर ये आती है या नल मैट्रिक्स आती है, नेगेटिव ऑफ ए आता है या वापस ए आ जाती है, तो ये आपको आसानी से चेक करना आता ही है, स्क्वायर निकालना है सिर्फ। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर और ए आपको इक्वल गिवन है, तो ये क्या होगा, आई प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 3a क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आ गया। अच्छा, ए स्क्वायर क्या है, ए है ना, और आई इंटू ए तो ए ही होता है, तो ये a प्लस 2a माइनस 3a कट गया, क्या आंसर बच गया, आई, ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें क्या है देखो, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है बच्चों, और उनका सम क्या होगा, रटना नहीं है, मैं आपको तरीका बताता हूँ कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए अपने को कैसे पता लगेगा। लेट कर लो ए और बी क्या है, टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, आपको गिवन है ये। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ये, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के, और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस बी के, क्योंकि डेफिनेशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। नाउ अब अपने को चेक करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो सम होगा वो क्या होगा। अपने को चेक करना है क्या ए प्लस बी मैट्रिक्स कैसी होगी, डायगोनल होगी, सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करनी हो तो अपने को क्या उसका चेक करना होता है, ट्रांसपोज चेक करना होता है। मैं ट्रांसपोज को निकाल के देखता हूँ क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या होता है बताओ, माइनस ए, बी ट्रांसपोज क्या होता है, माइनस बी, माइनस कॉमन ले लो। तो आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो खुद के नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक। आज के बाद आप याद रखना, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ऐसे ही एक रिजल्ट याद रख लो, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमेशा ही एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बल्कि दो क्या चाहे 20 ले लो, ठीक है, 20 सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हमेशा सिमेट्रिक होगा, और 20 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। अब ये क्वेश्चन देखो, सारे हम कर चुके हैं। ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बताओ ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगी क्या, मैंने बताया था ना होगी। ये कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, यस। ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी सिमेट्रिक कब होगी, जब ए बी और बी ए इक्वल होगा, तो सारी स्टेटमेंट ट्रू है। ये सारी बातें मैं आज के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अब इसमें देखो, ए एक 2/3 की मैट्रिक्स है, बी 3/5 की मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर बताओ ए बी के ट्रांसपोज का। पहले तो आप ए बी का ऑर्डर निकालो, ए बी का ऑर्डर, ए का ऑर्डर क्या बच्चों, 2/3, बी का क्या, 3/5, तो आप मुझे बता सकते हो ए बी का ऑर्डर क्या होगा। ये दोनों सेम है ना, इनको छोड़ दो, तो ए बी का जो ऑर्डर होगा बच्चों वो होगा 2x5, तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, 5x2। तो बस कोई रटना नहीं है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं हम। अब इसमें देखो, ये क्या बोलते हैं आपको कि दो मैट्रिक्स है एक्स और वाई, जिनका ऑर्डर क्या है, देखो एक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 2x n, और y का ऑर्डर क्या है, एंड y का ऑर्डर क्या है, 2x p, 2x p, ये लिख दिया मैंने। कहता है 7x माइनस 5y डिफाइन होगी कब, आप ये बताओ, दो मैट्रिक्स की जो सम या प्रोडक्ट है वो कब डिफाइन होती है, जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। सिंपल सी बात है, इनका ऑर्डर जब सेम होगा तभी तो ये दोनों मैट्रिक्स को आप प्लस या माइनस कर सकते हो ना, x माइनस वाई कहो या 7x माइनस 5y कहो, तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, ये सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये n और ये p क्या होने चाहिए बच्चों, सेम होने चाहिए, तभी तो ऑर्डर सेम होएगा। n की जगह आप 5 रख दो, इसकी जगह भी 5 रख दो, देखो हो गया ना, 2x5 2x5, तो n और p क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। इसमें देखो क्या बोलता है, एक मैट्रिक्स जो दोनों हो, सिमेट्रिक भी स्क्यू सिमेट्रिक भी, वो कैसी मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स, मैंने बताया था ना, और जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, नल मैट्रिक्स। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ध्यान रखना, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर और ए क्यूब कैसी होगी, मैंने क्या बताया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इवन पावर करेंगे तो वो सिमेट्रिक आएगी, और ओड पावर करेंगे तो वो क्या आएगी बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। आंसर क्या होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, पी और क्यू दो स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, तो और आपको गिवन है कि पी क्यू की पावर n जो है ना, वो p रेस टू पावर n इंटू क्यू रेस टू पावर n है। बच्चों पता है क्या होता है,
पी क्यू की पावर एन इन जनरल ऐसे होती है क्यू रेज टू पावर एन इंटू पी रेज टू पावर एन, बट इसने ये दे रखी है, तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब पी क्यू और क्यू पी आपस में क्या हो, इक्वल हो। पी क्यू और क्यू पी आपस में इक्वल हो, हमेशा ट्रू नहीं होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के एलिमेंट की डेफिनेशन दे रखी है और आपको है ना एलिमेंट A32 की वैल्यू निकालनी है भाई। ए आई जे आपको ये दे रखा है, लिख लो जैसे है, ठीक है। और आपको निकालना है A32। आप मेरे को बताना इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप कहोगे सर आई की जगह 3 रख दो और जे की जगह क्या रख दो, 2 रख दो। आई की जगह 3 रख दो और जे की जगह 2 रख दो, तो बताओ 2 माइनस 9 माइनस 7, लेकिन मोड लगा हुआ है ना तो आंसर कितना आएगा, 7/2 आ जाएगा। इसमें क्या बोलता है, ए एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है और ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है, या ये कह देता कि ए मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इन दोनों में से क्या होगा, आप तो ए लिख दो और इसका ट्रांसपोज इक्वल रख दो। ट्रांसपोज क्या होगा, 5x y 0, ये दोनों बच्चों क्या दे रखी है, इक्वल। तो आप बताना 5 और 5 तो इक्वल है, 0 0, तो x किसके इक्वल होगा, y के। यानी कि ये कब पॉसिबल है, जब x और y क्या हो बच्चों, इक्वल हो। देखो ये आ गया आंसर। इसमें ये मैंने अभी बताया, ए बी ए के इक्वल हो, बी ए बी के इक्वल हो, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बी और ये दे रखा है बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बी के, है ना, ओरल क्वेश्चन है। इस मैट्रिक्स में क्या बोलता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक तो बच्चा करेगा कि इस मेथड में, दो बता देता हूँ आपको। देखो मेथड 1 तो क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज निकालो और उसको नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल रख दो। बताओ ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, 0 A 3 2 B-1 C 1 0, और इसको किसके इक्वल रख दो, इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के, मतलब कि सारे साइन चेंज कर दो। 0 का तो साइन चेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऐसे। ये हो गया। अब इनको हमने क्या रख दिया बच्चों, इक्वल रख दिया। तो बताओ इक्वल रखोगे तो इक्वेट कर दो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को। ये लो, ए की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, -2 आएगी क्या। इसको इससे इक्वेट करो, सी की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। और बी कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, बी हमारा ये रहा। इसको इसके इक्वेट करो तो बी इज इक्वल टू -b, यानी कि 2b इक्वल टू 0, तो बी कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तीनों को जोड़ना, तीनों को जोड़ोगे -2 -3 + 0 यानी कि -5। एक तो ये तरीका है। इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, शॉर्टकट क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट तो सारे क्या होने चाहिए बच्चों, 0। तो बी तो सीधा ही आ गया 0, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कहा था कि यहाँ पे जो एलिमेंट होगा और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा, A13 और A31, इन दोनों के साइन क्या होते हैं, ओपोजिट। यानी ये 3 है तो ये क्या होना चाहिए, -3, यानी कि सी क्या होना चाहिए बताओ, -3। फिर ऐसे ही ये एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A12 A12 A21 कौन सा है, ये। इन दोनों के साइन ओपोजिट होने चाहिए। अगर ये 2 है तो ये कितना होना चाहिए, -2। देख लो वही सेम वैल्यू आ गई ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट फिर भी अगर मान लो नहीं पता लगता आपको तो ये तो बेसिक मेथड है ही। और बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, ये नहीं करना, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर इसमें 1 नंबर दे देगा, आधा नंबर दे देगा, 3 तो नहीं देगा, 3 इसी में देगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स की अपनी जो शीट 1 थी ना, 30 क्वेश्चन, ये सारे के सारे मैंने डिस्कस किए। और सिर्फ ये 30 क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने इससे सीख लिए। अब आगे मैट्रिक्स चैप्टर में आपको जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी।